आज इस क्लास में अब हम बात करेंगे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। प्राचीन भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अंदर अगर हम बात करें तो इसका जाति का बहुत बड़ा रोल है। इसके कई दोष भी, उन पर भी हम लोग बात करें, लेकिन अभी हम इसका सिद्धांत कैसे हो, इसके सिद्धांत के कई कारण माने जाते हैं। इनमें से एक है ईश्वरीय रचना का सिद्धांत। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, आप सब जानते हैं, और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के अंदर 12वें श्लोक में 72 नंबर शब्द जो है वो है पुरुष सूक्त। यही पुरुष सूक्त एकमात्र ऐसा वर्ड है जिसने पहली बार इस वर्ड में जाति व्यवस्था का या जाति व्यवस्था को जन्म दिया। यहीं से जाति व्यवस्था फैली, जाति 4 वर्गों में विभाजित हुई। लेकिन वैदिक सभ्यता के अंदर आने के बाद जाति व्यवस्था पूरी रूप से निखर कर हमारे सामने। वेदों में बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति और जो 4 वर्ण हैं उन चारों वर्णों का जो उत्थान हुआ वो ब्रह्मा के या प्रजापति ने अपने अंगों से किया इस पूरी सृष्टि का निर्माण, जिसमें उसने ब्रह्मा ने या प्रजापति ने मुख से ब्राह्मण का, अपनी भुजा से क्षत्रिय का, अपनी जांघ से वैश्य का और पैर से शूद्र को पैदा किया, ऐसा वेद बताते हैं। और इन चारों को अलग अलग काम दिया गया। लेकिन समाज के अंदर अध्ययन, अध्यापन और पूजा पाठ को अपने हाथ में रखकर ब्राह्मण ने, इस वर्ग ने समाज को अपने हाथों में लेने की पूरी कोशिश की। और वैदिक समाज या वैदिक एज में ये बताया गया कि जो जाति व्यवस्था है वो पुरुषों के द्वारा निर्मित नहीं है, ये एक ईश्वरीय रचना है। दूसरा जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत में माना जाता है वो है राजनीतिक सिद्धांत। प्रारंभ में जो आर्य थे, ये एक समूह में रहते थे, लेकिन इन्होंने इन अनार्यों पर अटैक किया और इनको अपने अंदर ले लिया। इन्हीं अनार्यों को एक और नाम जिनको दस्यु भी कहा जाता है कहकर पुकारा। समाज अपने आप में 2 भागों में विभाजित हो गया, आर्य और अनार्य। अब आप समझ सकते हैं कि ये आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। इन्होंने ही राजा को देवीय अवतार माना, देवता का, ईश्वर का अवतार माना और उसको क्षत्रिय वर्ग में रखा गया। और ब्राह्मण को धर्म कार्य के द्वारा राजा की शक्तियां और समाज के उत्थान के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन जो चौथा वर्ग था, शूद्र वर्ग, उसको ऊपर के सभी समाजों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने पास अपना दास बनाकर, और यहीं से ये जो जातीय व्यवस्था पैदा हुई। तीसरा सिद्धांत जो माना जाता है वो है धार्मिक सिद्धांत।
धर्म के अनुसार जाति व्यवस्था ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया। जब आर्य स्टार्टिंग में एक समुदाय में रहते थे, एक संपूर्ण वर्ग में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो 4 वर्गों में विभाजित हुए और उनके अपने पर्सनल देवता हुए, उनके अपने पर्सनल ईश्वर हुए, उनके अपने पर्सनल पूजा प्रार्थना हुई, उनके अपने जिनको हम कह सकते हैं कि पर्सनली जो उनके कुल देवता हुए, उनके पूजा पाठ संबंधी, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, सब कुछ धर्म के अनुसार परिवर्तित होता चला गया, जो बाद में समाज का एक अभिन्न अंग बना। अब हम बात करेंगे अगले, वो है रक्त की विशुद्धता का सिद्धांत। जब आर्यों ने अनार्यों पे आक्रमण किया या दस्युओं पे आक्रमण किया, तो उनको अपने समाज में इन्होंने रखने की बजाय इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि उनको अपने समाज से बाहर ही रखा। ना ही तो उनके साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ना ही उनके साथ कोई धार्मिक रिलेशन रखे, और अपने ही सजातीय समूह में विवाहित संबंधों को कायम रखने के लिए इन्होंने रक्त की विशुद्धता के सिद्धांत का अनुसरण किया कि अगर हम किसी दूसरी जाति के अंदर विवाह करते हैं, दस्युओं के साथ अगर कोई अपने सामाजिक समझौते करते हैं, तो रक्त की शुद्धता समाप्त होने की संभावनाएं बन जाएगी। और इसी रक्त की विशुद्धता के सिद्धांत ने जातीय व्यवस्थाओं को उपजातियों में डिवाइडेड किया गया और भारत के अंदर अनेक जातियां फैल गई, जो अपनी अपनी जाति और अपनी अपनी विजाति के अंदर अपनी शुद्धता को बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था जैसी एक जो व्यवस्था थी समाज में, उसको बढ़ावा देती चली गई, और जो समाज के लिए बहुत बाद में हानिकारक सिद्ध हुई, जो उसको हम वर्तमान में देखते हैं। क्योंकि इन्हीं जाति व्यवस्था के सिद्धांत के जो ये उत्पत्ति के जो सिद्धांत इतिहास में माने जाते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इनके कुछ दोष भी हैं। तो क्यों न इस सिद्धांत से हम जाति व्यवस्था के दोषों की बात कर लेते हैं। ये तो हमने जाति की उत्पत्ति की बात की। अब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था के दोष। देखिए, दोष के अंदर पहला जो माना जाता है वो है संकीर्णता की भाव। सबसे पता चलता है आदमी की सोच छोटी हो जाती है, बस मैं, मेरी जाति, मेरे समुदाय, मेरे लोग, मैं दूसरे के लिए क्यों करूं? वो वैश्य है, वो शूद्र है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण धर्म का उपयोग करूंगा, मैं सर्वोच्च हूं, ऐसा माना। इसने आदमी के दिमाग में जो विकास करने के रास्ते थे उनको बंद कर दिया और सोच को एक लिमिट कर दिया, बांध के छोड़ दिया, और इसको ज्यादा फैलने से रोक दिया, और मनुष्य के अंदर संकीर्णता, छोटी सोच पैदा हो गई, जिसने समाज को या देश को कभी आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर ही नहीं पाया गया, क्योंकि वो जातियों के समूह में ही घिरा रहा और अपने ही समुदाय को सर्वोच्च, अपनी ही जाति को विशेष मानता रहा। दूसरा जो जाति व्यवस्था का दोष माना जाता है वो है पारस्परिक फूट। एक दूसरे के बीच में वैमनस्यता की भावना फैली, घृणा की भावना फैली। इसी जाति व्यवस्था ने पारस्परिक रूप से एक दूसरे को समाजवाद की दृष्टि से भी देखा जाए तो एक दूसरे को सहयोग करने में अपना रोल प्ले नहीं किया, बल्कि उनके बीच में जो दूरियां थी उसको बढ़ाने में इसी जाति व्यवस्था ने अपना रोल ज्यादा प्ले किया। पारस्परिक फूट पैदा की इन लोगों ने, ये अपने आप में बहुत गहरी बात थी, और यही पारस्परिक फूट आज भी विद्यमान है समाज में, जो किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उन्नति में सबसे बड़ा एक रूढ़ा अटका है, उसको आगे नहीं बढ़ने देती। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो युद्ध का दायित्व है, जाति व्यवस्था के कारण युद्ध का दायित्व
जाति विशेष पर आ गया। वेदों ने हमें बताया कि 4 ही वर्ण हैं, जिसमें ब्राह्मण का काम पूजा पाठ न करना, पूजा प्रार्थना करने के साथ साथ अध्ययन अध्यापन कराना उसका महत्वपूर्ण काम था, और क्षत्रिय का काम युद्ध करना था। जब विदेशी आक्रामकों ने हम पर आक्रमण किया तो यहाँ की जनता ये सोच करके युद्ध करना हमारा काम नहीं है, ये काम केवल क्षत्रियों का है और वही करेंगे, ये सोचकर उन्होंने युद्ध में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, जिसके कारण विदेशी हम पर हावी होते रहे और हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता रहा। और इसके पीछे अगर मूल भावना देखी जाए तो यही जाति व्यवस्था थी, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से क्षत्रियों पर डिपेंड हो गए और अदर जातियों को हमने युद्ध कला कौशल सिखाया ही, हथियार उठाना सिखाया ही, क्योंकि उनका काम ही नहीं था। जो जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा दोष माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण दोष माना जाता है दक्षता एवं कार्य कुशलता में कम। हेडिंग से पता चलता है कि मान लीजिए मेरा काम पढ़ाने का है, और अगर मुझे काम दे दिया जाए कि आप सेना में भर्ती हो जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं, तो मुझमें दक्षता नहीं आएगी, मैं अपने कार्य को बड़ी कुशलता से नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे ये कह दिया जाए कि आपको समाज की सेवा करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, जबकि मेरा मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है भाई डॉक्टर बनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर सकता। और ये कहाँ हुआ? ये हुआ जाति व्यवस्था के कारण, क्योंकि अगर कोई भी शूद्र वर्ग का या वैश्य वर्ग का या क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति अगर पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड था, वो बहुत अच्छा पढ़ा सकता था, बहुत अच्छा अध्यापक बन सकता था, लेकिन उसकी दक्षता और उसकी कार्यकुशलता को कुचल दिया गया, क्योंकि उसकी जाति उसको ये परमिशन नहीं दे रही थी। उसका काम नहीं था पढ़ाने का, वो काम ब्राह्मणों का था। एक शूद्र बहुत अच्छा शासक बन सकता था, एक शूद्र बहुत अच्छा योद्धा बन सकता था, लेकिन जाति व्यवस्था ने उसको कभी सेनापति या सेना नायक बनने ही नहीं दिया, उसको सैनिक बनने की परमिशन ही नहीं दी। जाति व्यवस्था के इसी दोष ने दक्षता और कार्यकुशलता में व्यक्तिगत प्रयासों को बहुत ठेस पहुंची, बहुत धक्का लगा और समाज डाउनफॉल में चला गया, जिसकी वजह से आज भी हम लोग कहीं ना कहीं लैक ऑफ यूनिटी से डरे। उससे हम लोग, जो हमारी यूनिटी की कमी है, जो आपसी सामंजस्य है, उसके अंदर अभी भी इसी जाति व्यवस्था को हम लोग खींचे चले आ रहे हैं, और जिसकी वजह से ही आज दुनिया में तरक्की नहीं हो।